सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? कुशल होंगे। आपकी शुभकामना की आशा करते हुए हम आज का दिन शुरू कर रहे हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न किए थे, जिस अभ्यास प्रश्न के अंदर हमने मौखिक, लिखित के रूप में अभ्यास प्रश्न किए थे, जिसका लिखित का बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक बार छोड़ा था। उसके आगे हम सेकंड, थर्ड, जो फोर्थ क्वेश्चन है इनको हम कर चुके थे और आपने लिख रहे होंगे आप। और खेद है बच्चों, कल हम वर्क थोड़ा लेट डाल पाए थे, लेकिन आज आप आराम से अपना वर्क करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट जब भी आपको नोटबुक बोला जाएगा तब आपको नोटबुक लेके आना है आपको। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन थे कि किसने किससे कहा लिखिए। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या के रूप में था, अब तो डॉक्टर साहब से आशा है माँ जी, आप जरा कह दें। तो पहले देखाएं तो स्पष्ट था किसने कहा था बच्चों, तो मादी ने कहा था। और किससे कहा था, सावित्री, जो डॉक्टर फकीरचंद केसरी थी, उससे कहा था। और सेकंड के अंदर, क्या तुम्हारे पास 2-4 पल परमेश्वर के लिए नहीं है, तो ऐसा किसने कहा था, तो बच्चों फकीरचंद ने। और किससे कहा था, डॉक्टर अमीरचंद से, अपने मित्र से। और 11 नंबर के अंदर, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं शाम तुम्हारे साथ न जा सका। तो यानी जब वो अमीरचंद उस मादी के बच्चे की मतलब दवाई दे रहे थे, उसे इलाज कर रहे थे, तो उस समय वो मंदिर पे नहीं जा पाए थे। तो अमीरचंद ने कहा था, वो किससे कहा था, फकीरचंद से। तो इस तरह से आप ये आंसर अपनी बुक के अंदर ही आप इसको कर लेंगे, बुक के अंदर ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं बच्चों। और इस क्वेश्चन के अंदर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्या नंबर की बात की जाए तो अमीरचंद तथा फकीरचंद की विचारधारा में क्या अंतर था, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बच्चों आपको स्वयं करना था और आप कर भी चुके होंगे। और फिर हम चलते हैं पार्ट से आगे, यानी पीछे हम 4 नंबर तक के क्वेश्चन जो लिखित के रूप में थे वो आप अपनी नोटबुक के अंदर कर चुके होंगे। आगे चलते हैं आपकी सोच समझ। तो ये बच्चों ज़्यादातर इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, ये आपके तर्क शक्ति के आधार पे भी होते हैं। यहाँ आपकी तर्क शक्ति को देखा जाता है कि आपने इस अध्याय को कितने अच्छी तरह से लर्न किया है, दौरान किया है इसका, आपने कितना ध्यान रहा होगा इसके अंदर। तो ये सब आपकी तर्क शक्ति को यहाँ पर दिखाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर कैसे स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, वास्तव में सच्ची भक्ति क्या है। तो यहाँ पर सबसे वास्तव में सच्ची भक्ति क्या मानी है, यानी कि संसार की पूजा आराधना में संसार लगा ही रहता है, ईश्वर की आराधना में, लेकिन जो वास्तव में संसार के अंदर जो सच्चा होता है, ये सच्ची भक्ति होती है, वो क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम अध्याय के अंदर पढ़ा था कि सच्ची भक्ति किसको माना है, वास्तव में सच्ची भक्ति अपने कर्म करते हुए परोपकार के कार्य करने को माना है। यानी सच्ची आराधना वही है जो अपने कर्म को अपना कर्म करते हुए, अपना फर्ज या अपना कर्तव्य निभाते हुए जब दूसरों की हम मदद करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं, तो वही ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। तो इस तरह से आप आंसर आप अपनी सोच समझ से भी दे सकते हैं और इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं आप, और आपके भी इसी प्रकार सोच रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चले, एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच कैसा संबंध होता है बच्चों। यानी एक डॉक्टर होता है, वो केवल एक फीस के लिए वर्क नहीं करता या अपनी फीस के लिए मरीज का इलाज नहीं करता, यानी उसके बीच और मरीज के बीच एक पिता और पुत्र के समान रिश्ता पाया जाता है। यानी उस समय जब कोई मरीज या जब कोई रोगी एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने आता है, तब वह डॉक्टर उसे अपना पुत्र मानते हुए, यानी अपना घर का एक घनिष्ठ सदस्य मानते हुए उसका इलाज करता है। वह उसे जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ये उसकी फर्ज या उसकी जिम्मेवारी, उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको
इलाज करते हुए सही करे, स्वस्थ करे। जिस प्रकार से एक पुत्र अपने जो मान लो पिता होता है वो एक किसी भी अपने पुत्र के या अपने पुत्र की वो देखभाल करता है, उसकी जिम्मेवारी उसके ही कंधों पे होती है, वह उसको हर तरह से उसका पालन पोषण करते हुए उसका सर्वांगीण विकास करता है। उसी प्रकार से एक डॉक्टर भी जब तक मरीज स्वस्थ नहीं हो जाता, ये उसी की ही जिम्मेवारी होती है कि वह अपना कर्तव्य निभाते हुए उसका इलाज करे और उसको स्वस्थ करे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पेज नंबर 24 पर देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों 24 नंबर पेज के ऊपर अनुमान और कल्पना के अंदर देखिए आप अनुमान कल्पना में मान लीजिए मादी के दोस्त को अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराना है और वह मादी से राय ले कि किस डॉक्टर को दिखाएं, तो मादी क्या सलाह देगा और क्यों। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान के चलिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास ऐसे जाते हो और अगर आपके डॉक्टर है जो डॉक्टर अमीर चंद थे उसके अनुसार अगर इलाज करें तो आप निश्चित रूप से लोगों को वही राय देंगे कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए, वो इलाज बड़ा मतलब अच्छी तरह से देख के करते हैं, फिर देखभाल से करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से करते हैं, वो अपना कार्य छोड़कर वो दूसरों के लिए भलाई के लिए परोपकार के लिए या मरीज के लिए वो तत्पर रहते हैं। जब तक वो मरीज स्वस्थ नहीं हो जाता या उसको अच्छी तरह से देखकर उसको दवा नहीं दे देते तब तक वो अपना कोई भी कार्य नहीं करते। यानी उनका कर्म सब मरीज को देखना ही अपना वो धर्म समझते हैं या कर्म करने का धर्म समझते हैं। तो इस तरह से आप मादी को सलाह देंगे या मादी जो सलाह देगा वो दूसरे यानी जो किसी भी अगर अपने दोस्त को सलाह देगा तो यही कहेगा आप डॉक्टर अमित सिंह पर जाइए जो अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठा करते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं, वो सबसे पहले मरीज को देखने की जिम्मेवारी समझते हैं। तो इस तरह से हम जो मादी है वो दोस्त को सलाह इस प्रकार सलाह देगा। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं भाषा ज्ञान के अंदर। तो भाषा ज्ञान के अंदर बच्चों आप ज़्यादातर अपना कार्य अपनी जो बुक है इसके अंदर ही करेंगे और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको अपनी जो ग्रामर नोटबुक के रूप में आप साथ में लगाओगे मुख्य कॉपी के साथ, या तो आप उसी के अंदर करें या एक अन्य नई नोटबुक के अंदर लगाएंगे, वो आप अपने नोटबुक को देखते हुए लगाएंगे। तो इसका हम भाषा ज्ञान जो एक व्याकरण के रूप में होता है बच्चों, यानी व्याकरण या कह सकते हैं हिंदी सेकंड के रूप में हम कह सकते हैं, यहाँ पर हिंदी सेकंड के रूप में हम लोग कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा के भेद, देशज, विदेश और संकर शब्द और उपसर्ग शब्द। तो यहाँ हम इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से बात की जाए तो 3 भेद होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 प्रकार के मुख्य इसके भेद होते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो वे शब्द जो किसी विशेष नाम का बोध कराते हैं, जैसे मथुरा, द्रोणाचार्य या और कोई भी ऐसे नाम जो नाम लेते ही हम झट से उनके तरफ इशारा हो जाता है, संकेत हो जाता है कि ये उनकी बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी व्यक्ति की पहचान होती है। और सेकेंड नंबर के अंदर जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, यानी संपूर्ण जाति यानी एक पूरे एक समूह के रूप में उनको जैसे जाना जाता है, यानी एक जैसे समूह का नाम लिया तो जितने भी मालूम संसार भर के अंदर जितने भी उस जाति से संबंधित होते हैं वो सारे उसके अंदर यानी हमारे ध्यान के अंदर आ जाते हैं। जैसे युवक, अब युवक की बात की गई तो युवक हैं बहुत सारे,
यानी बहुत सारे युवक की बात हो रही है। अभी जितने भी युवक हैं उससे संबंधित जिस उम्र के हैं वो सारे के सारे उस रूप में वो पहचाने जाएंगे, यानी उनको मतलब ध्यान में आ जाएंगे। या गुरु, तो गुरु की बात की जाए यानी गुरु की महिमा बड़ी मतलब अपरंपार होती है, यानी कि गुरु तो गुरु मतलब पूरे संसार भर के अंदर जितने गुरु हैं जैसे उनके लिए कहा जा रहा है, यानी एक तरह से जाति के स्वरूप में, यानी उस और जातीय स्वरूप वही होता है बच्चों जिसका एक नाम से सभी को जान लिया जाए या सभी का एक साथ स्मरण हो जाए, हमारी याद आ जाए या कह सकते हैं हमारे दिमाग में आ जाए कि उन सभी की बात हो रही है। तो इस तरह से एक जातिवाचक के रूप में जाने जाते हैं ये। और भाववाचक के अंदर भाववाचक संज्ञा वे होते हैं वे शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, ये यहाँ पर नजर नहीं आते, भले एक तरह से भाव प्रकट होते हैं, उस प्रकार के जो भाव जो हमें नजर आते हैं सामने उसे हम भाववाचक संज्ञा के कह देते हैं। जैसे अब जैसे सामने नमक और चीनी अगर दोनों पड़े हुए हैं तो हमें नहीं पता, सामने होते हुए भी हम उनको नहीं बता सकते कौन सा नमक है और कौन सी चीनी। तो दोनों वालों बारीक अगर बारीक करके दोनों को सामने रख देते दोनों ही रंग सफेद होते हैं, दोनों भी एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन जब हम उनके चख कर देखते हैं यानी हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है या अंदर की जो हमारी ग्रंथि है उसका ज्ञान कराते हैं कि इसमें कौन सा नमक है और कौन सी चीनी है। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर भाव या अवस्था का पता चलता है उनका, तो वो एक तरह से भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो उत्साह और लंबाई, अब लंबाई सामने देखने से पता चल जाता है कि कौन सी चौड़ाई है और कौन सी लंबाई है। तो ये इस तरह से जो अवस्था नजर आती है उसके अनुसार हम उसको कह सकते हैं बता सकते हैं। और उत्साह है तो उत्साह अगर व्यक्ति बिल्कुल उत्साह के साथ बड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है, उत्साह किसी कार्य को करने में उसमें बड़ा तत्पर हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर बड़ा उत्साह है, यानी उसके अंदर भाव, उस भाव को देख लेते हैं। अगर एकदम मायूस बैठा है, बिल्कुल मुँह उतरा हुआ हो, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नजर नहीं आ रही हो, तो हम उसे निरुत्साहित कह देते हैं या उत्साहहीन कह देते हैं कि उसमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। यानी इस प्रकार से किसी के हाव भाव को देखकर ही भी हम इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे आप, अवस्था यानी जो हमें सामने दिखाई दे रहा हो, लंबा चौड़ा ऊंचा या किसी भी प्रकार की अवस्था में नजर आए, कलर के रूप में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भी हो तो वो एक तरह से भाववाचक के रूप में जाना जाएगा। तो ये थी संज्ञा के रूप, और संज्ञा आप पढ़ते आए ही हो बच्चों, तो संज्ञा को आप इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, यानी संज्ञा की ये परिभाषा हो जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें इसको नोट कर सकते हैं संज्ञा, फिर संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा लिखते हुए आप परिभाषा के रूप में लिख लेंगे बच्चों, सामने परिभाषा लिखेंगे और फिर उसको डैश करते हुए आप लिख सकते हैं। और फिर इसके जो मुख्य रूप से 3 भेद है इनके नाम लिखकर, और इनके सामने भी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा दे रखी है और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप नीचे एग्जाम्पल इनको देखकर लिख सकते हैं। फिर आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अनुरूप दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों के अनुसार, संज्ञा शब्दों के अनुसार दिए गए शब्दों के उनके सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, अमीरचंद, लैंप, क्रोध, उदारता, डॉक्टर, दवाई, सावित्री, फकीरचंद, मित्रता। इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किसी जाति को प्रकट कर रहे हैं, कोई व्यक्तिवाचक को यानी व्यक्ति की विशेष पहचान करा रहे हैं, और कुछ भाव से हमें पता चल रहा है ये किस प्रकार की मान लो शब्द हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर अगर हम नाम ढूंढें कौन से नाम से यानी एक व्यक्ति विशेष से पहचाने जा रहे हैं, तो स्पष्ट है, यानी पहला शब्द ही अमीरचंद, फकीरचंद और सावित्री, जो मुख्य रूप से जो नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर भी आपको कहीं नाम से पहचान हो रही हो तो हम समझ लेना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो जैसे जाति विशेष, तो लैंप बहुत सारे लैंप होते हैं बच्चों, उनको लैंप ही पुकारा जाता है, तो स्पष्ट है एक जाति समूह की बात हो रही है। फिर दवाई, अब दवाई कौन सी दवाई है वो अलग बात है उसका टाइप, लेकिन पहले दवाई की बात आए तो सभी दवाई के रूप में ही होती है, सभी उसे कहते हैं। और डॉक्टर, तो डॉक्टर भी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, नाम से पहचाने जाए वो अलग है, या वो डॉक्टर किस बीमारी का
को देखता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के रूप में देखिए बात करें तो सारे से सारे वर्ग के चाहे कोई सा भी डॉक्टर हो, वो डॉक्टर का नाम लेते ही हमारे सामने चेहरा आ जाता है। तो यहाँ पर एक जाति विशेष सब एक शब्द से सभी को पहचाना जा रहा है, तो इस तरह से हम इनको छांट लेंगे। रही बात भाववाचक की, तो जो भाव नजर आता है उसके भाव के अनुसार हम प्रकट मतलब जो रूप नजर आता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्रोध, उदारता और मित्रता, ये शब्द हमने पीछे देखे थे, हमने पढ़ा भी था कि मित्रता, तो मित्रता का भाव तभी नजर आता है जब दो एक ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग होते हैं, वो किस जाति के हैं कोई मतलब नहीं, किसी धर्म के कोई मतलब नहीं, वो साथ रहते हुए एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। जब इस प्रकार का हमारे को जो उन दो व्यक्तियों या कई व्यक्तियों के अंदर अगर हमें इस तरह का भाव नजर आता है तो हम कहेंगे ये आपस में इनकी बड़ी मित्रता है, ये मित्र हैं दोनों। इस प्रकार का भाव आए तो यहाँ हमारी मित्रता नजर आएगी। उदारता की बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति गरीबों का भला कर रहा है, गरीबों की सहायता कर रहा है, खाना खिला रहा है, उन्हें पानी पिला रहा है और भी मदद कर रहा है उनको, तो उसकी उदारता नजर आएगी। और क्रोध, अगर कोई व्यक्ति बड़ा बहुत जोर से चिल्ला रहा है किसी पर और उसके बिल्कुल उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, बहुत क्रोध के अंदर है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, यानी कि जो क्रोध इस तरह से हमारे मन में आ जाएगा कि उस व्यक्ति में क्रोध है, वो क्रोध से ऐसा बोल रहा है, तो यानी उसमें ऐसे भाव नजर आते हैं, उसकी अवस्था नजर आती है, तो हम कह देते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर हम चलते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली जगह भरिए। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। यानी ये जो भाषा ज्ञान है ये आपकी एक तरह से पूरी मोस्ट ग्रामर है, यानी यहाँ पर मोस्ट रूप से हम इनको जो पढ़ रहे हैं कि कितनी मोस्ट है ये क्वेश्चंस, यानी पूरी संज्ञा विशेष का पूरा वर्णन दिया गया है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका, मुझे मतलब ब्लैंक्स होगी कि तुमने एक बार तो आराधना की। तो यहाँ पर पर्सन एक यहाँ पर भाव है, लेकिन जब हमें पर्सन से अगर मालूम कब नजर आएगी, जब किसी की वो इसको होगा, यानी वो पर्सन कोई व्यक्ति होता है तो उसमें हमारे को क्या नजर आएगी, पर्सन नजर आएगी। यानी पर्सन तो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विशेष है पर्सन, तो उसके अंदर इस किस प्रकार के लक्षण नजर आ रहे हैं। यानी व्यक्ति अगर हंस रहा है और बड़े उसके चेहरे पर बड़े शांत भाव हैं, बड़े चंचलता से वो कुछ बोल रहा है, हंस रहा है वो, तो उसके अंदर किस प्रकार के भाव नजर आ रहे हैं, यानी वो पर्सन है। तो पर्सन है तो वो व्यक्ति की तरफ इशारा है, लेकिन जब अगर हम उसको भाववाचक की बात की जाए तो उस व्यक्ति तो नहीं कह सकते ना, अगर व्यक्ति को कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो गया, और अगर हम उसके भाव नजर आएंगे तो वो भाव किस चीज के आएंगे, प्रसन्नता के, यानी वो व्यक्ति पर्सन है, वो उसके अंदर भाव है, वो प्रसन्नता नजर आएगी। जब प्रसन्नता नजर आएगी उसके हाव भाव, तो हमें उसकी प्रसन्नता लगा देने से, यानी ता प्रत्यय लगा देने से, पर्सन में ता प्रत्यय लगा देने से हमें प्रसन्नता नजर आएगी, यानी प्रसन्नता शब्द बनेगा जो भाववाचक होगा। यानी इस प्रकार से प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। फिर आगे देखिए 6 नंबर के अंदर, मनुष्य को हमेशा के साथ रहना चाहिए। तो अच्छा है, तो अच्छा है, तो अच्छा यानी किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है, यानी एक मान लो कोई भी अपनी एक वस्तु जगह हो सकती है, या मान लो जैसे वह स्थान अच्छा है, वह व्यक्ति अच्छा है, यह पुस्तक अच्छी है, यानी इस प्रकार से अगर दी हो तो उसके अंदर हमें क्या नजर आ रही है, यानी उसके अंदर अच्छाई नजर आ रही है। तो अच्छाई क्या शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और अच्छाई यानी ई प्रत्यय लगा देने से भी ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। फिर चले 11 नंबर के अंदर। 11 के अंदर देखिए, अमीरचंद ने गरीबों की ब्लैंक्स की है, तो यानी सेवक तो वो है, अमीरचंद एक सेवक ही तो होता है, यानी डॉक्टर बनकर सेवक बन, यानी डॉक्टर रूप में सेवक बनकर या सेवक के रूप में वो डॉक्टर है और वह गरीबों की सेवा कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेवक है उसमें किस प्रकार की मालूम भाव नजर आ रहा है, सेवा का। अगर वो सेवा का भाव नजर आ रहा है तभी तो हम उसको सेवक कह रहे हैं कि वो बड़ी सेवा करता है, वो वास्तव में गरीबों का सेवक है। तो यहाँ पर इस तरह से सेवक नजर आ रहा है, तो वो हम उसमें आ प्रत्यय लगाकर
है ना, क्या हटा देंगे और यहाँ प्रत्यय लगाकर इसके सेवा रूप में लिख लेंगे तो सेवा शब्द आ जाएगा जो भाववाचक रूप में होगा। फिर चलते हैं घ नंबर के अंदर। घ में ब्लैंक्स इतनी थी कि मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी, तो यानी घबराना। तो घबराना तो एक शब्द है, घबराना यानी कौन घबरा रहा है, तो यहाँ कौन घबरा रहा है मतलब यानी किस प्रकार से उसमें नजर आ रही है कि वो घबरा रहा है। तो यहाँ पर मुंह से जब कोई शब्द नहीं निकल रहा, उसके अंदर इस तरह से हाव भाव है, वो कांप रहा है, हड़बड़ा रहा है, तो स्पष्ट है उसके अंदर क्या है, घबराहट नजर आ रही है, तभी तो वो मुंह से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। तो यानी घबराहट आना यानी उसके एक भाव नजर आ रहा है, उसमें उसकी अवस्था नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम घबरा शब्द के अंदर आहट प्रत्यय लगाकर हम इसको भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं बच्चों। तो घबराहट शब्द आ जाएगा। तो यहाँ 2 नंबर के अंदर आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट हैं और आगे भी आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर देसी बोली के शब्दों को देशज कहा जाता है। यानी बच्चों जो पीछे आपने संज्ञा शब्द लिखे हैं ये एक पेज पे रखेंगे, उसके आगे भी हम जो भी शब्द ऐसे आते जाएंगे मैं आपको उन पर बोलता जाऊंगा, आप उसमें लिखते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। और इसी प्रकार से देशज शब्द होते हैं, ये भी आप एक अपनी नोटबुक जो ग्रामर नोटबुक लगाएंगे आप उसमें देशज शब्द व विदेशज शब्द लिखकर, और या आप नीचे एक संकर जो शब्द भी नया शब्द है उसको भी आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ तुलना करना इजी हो जाएगा, विदेशज कौन से होते हैं, विदेशज कौन से होते हैं और संकर कौन से होते हैं। तो यहाँ इन तीनों शब्दों को रखकर आप इनके अलग अलग रूप में परिभाषा या तीनों को जैसे पेज से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से इसको आप लिखते हुए और आप मान लो एक एक शब्द मान लो एक एक पेज पर लिखकर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भी उनमें और बहुत सारे शब्द आएंगे या ऑफलाइन स्कूल हमारा स्टार्ट होगा तब हम जैसे आपको क्लास वर्क के रूप में कक्षा वर्क के रूप में कार्य करवाएंगे, तब उसमें आपके आगे प्लस करवाते जाएंगे। आपको परिभाषा बिल्कुल सिंपल आपके लायक परिभाषा, आपकी क्लास के लायक परिभाषा है ये। तो 3rd नंबर के अंदर देखिए देसी बोली के शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे पगड़ी, झुग्गी। तो यहाँ ऐसे शब्द हैं ये हमारे ही देश के अंदर लिए जाते हैं। और देशज शब्द बच्चों वही होते हैं जो हमारे देशी शब्द मतलब अपने ही देश के अंदर बोले जाने वाले शब्द, यानी पूरे संसार के अंदर केवल मात्र हमारे देश के अंदर ऐसे शब्द जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी है, झुग्गी है, ये हम ही बोलते हैं, विदेशों में ऐसा नहीं बोलते। तो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में आप इनको लिख सकते हो। पहले लिखेंगे देशज शब्द, तो देसी बोली के शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से देते हुए एग्जाम्पल के रूप में उसके नीचे वाले लाइन के अंदर लिखकर जैसे पगड़ी, झुग्गी आदि इस तरह से लिख सकते हैं। फिर चलेंगे विदेशी शब्द के अंदर, जिस पे आप पेज पे लिखेंगे वहाँ परिभाषा देकर तो सामने टिक मार करते हुए लिखेंगे विदेशी भाषा के शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। तो बच्चों समझ गए होंगे, यानी विदेशी भाषा के शब्दों को विदेशज, देश के जो बोले जाने वाले शब्द है उनको देशज। बहुत सिंपल है, पहचान भी आ जाएगा नाम लेते ही। जैसे क्लर्क, ड्राइवर, तो इस प्रकार के शब्द। यानी क्लर्क, तो क्लर्क एक इंग्लिश शब्द है और क्लर्क नाम लेते ही हम समझाएंगे ये अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी हमारे देश में तो ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, हमारे देश में तो हिंदी या संस्कृत के शब्द हो सकते हैं। तो ये जो अलग से शब्द आया है तो ये विदेशी है, तो विदेशी शब्द हो जाएगा। ड्राइवर, तो ड्राइवर भी एक इंग्लिश का शब्द है, तो ये भी विदेश से आया हुआ शब्द है। और अगर संकर शब्द की बात की जाए, संकर शब्द जो होते हैं तो संकर यानी 2 प्रकार के, ये भी आप साइंस में पढ़ते ही होंगे बच्चों। संकर जो अनेक प्रकार के, जैसे संकर बीज, संकर, इस प्रकार से अनेक जो होते हैं। तो उसमें देखिए 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे अखबार वाला और मोटर गाड़ी, तो अखबार और वाला, तो यहाँ पर दोनों 2 अलग अलग शब्द हैं, यानी एक तो अखबार हो गया और एक वाला हो गया। यानी कि अखबार वाला, तो यहाँ पर उस अखबार को न कहकर उस यानी कि उस व्यक्ति की तरफ इशारा हो गया, यानी कि एक व्यक्ति विशेष को बता रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द होंगे तो वो संकर शब्द के रूप में जाने जाएंगे।
यहाँ तक आपको बच्चों पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी रखना है। ये हम देशज, विदेशज और संकर, संकर शब्द हैं, इनके बारे में अपने पढ़े हैं, एग्जाम्पल भी देख लिया, बहुत ही सिंपल से हैं। तो इस प्रकार के कुछ सोचिए समझिए और मिलान कीजिए वाले शब्दों के रूप में हम इसको देख रखे हैं। ये भी आप उसके अंदर जो किया हुआ है उसमें आप आखिर के अंदर कर लेंगे अपनी ग्रामर की नोटबुक में, आराम से वर्क करते रहेंगे आप। ये वर्क कुछ ज़्यादा नहीं है बच्चों, आराम से कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए आप, और भाववाचक वाले संज्ञा वाला है तो ये भी उस संज्ञा के नीचे वाले में ही कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें तो ब्लैंक्स वाला था, ये भी उसमें कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है बच्चों, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन के रूप में होते हैं उनको अपने नोटबुक में कर लेना चाहिए, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। तो हम चलते हैं पहले शब्द के अंदर, यानी डॉक्टर। तो डॉक्टर का नाम लेते समझ गए, जिस तरह कलरक, ड्राइवर, डॉक्टर। तो डॉक्टर हिंदी के अंदर बात की जाए तो चिकित्सक के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर शब्द है वो विदेशी शब्द होगा, तो विदेशी शब्द के रूप में जोड़ देंगे। लैंप की बात की जाए तो ये भी विदेशी शब्द है, क्योंकि लैंप भी एक इंग्लिश का शब्द है। और खिड़की, तो खिड़की हम अपने देश में बोलते हैं, कोई भी होता है ना, जैसे इंग्लिश में विंडो कहा जाता है, विंडो यानी खिड़की, तो यहाँ पर खिड़की जैसा शब्द हो जाएगा। अखबार वाला शब्द की बात की जाए, जो अभी हम ऊपर से पढ़ कर आए हैं, तो ये हमें संकर शब्द के रूप में था, यानी संकर वाला, यानी ना जिस तरह से वाला शब्द दिया जाता है तो वाला यानी जोड़ने का कार्य करे, यानी संकर, है ना। वाला यानी से यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगा कि वाला शब्द आ रहा है तो मतलब संकर, संकर शब्द के रूप में मान लीजिए जाना जाएगा, संकर शब्द के रूप में। तो यहाँ अखबार वाला, तो अखबार शब्द अलग था और वाला जोड़ दिया तो संकर शब्द के रूप में बना। फिर चलते हैं रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग 2 शब्द के रूप में है, तो भी ये संकर शब्द। कंपाउंडर की बात की जाए तो ये विदेश का शब्द है। कंपाउंडर भी नाम से ही पता चल रहा है, जैसा इंग्लिश में लिखा जा रहा है, और जैसा इंग्लिश में लिखा जाए वैसा हिंदी में, तो समझ लो वो एक विदेशी शब्द है। खटिया, तो खटिया यानी चारपाई को हम जैसे कहते हैं नाम से, तो ये भी विदेशी शब्द हमारा। दीवार, घड़ी, तो दीवार और घड़ी दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को साथ जोड़कर बनाया गया, तो समझ लो संकर शब्द। यानी जो जहाँ कहीं भी 2 शब्द जुड़ रहे हैं और एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं तो समझ लो वो संकर शब्द है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस प्रकार से उपसर्ग या जिससे जोड़कर ऐसे शब्द बना लिए जाते हैं। तो दीवार और घड़ी की बात की जाए तो यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय में नजर आते हैं। अगर उपसर्ग पूछा जाए तो दीवार उपसर्ग के रूप में जान लिया जाएगा, और घड़ी के बारे में पूछा जाए तो प्रत्यय के रूप में जान लिया जाएगा। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि उपसर्ग के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी परिभाषा बच्चों लिख लेंगे उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग और प्रत्यय वैसे तो हम कर ही लेंगे, तो आप यहाँ इसको चलो आप मत करना, हम इसको आगे थोड़ा विस्तृत रूप में करेंगे उपसर्ग प्रत्यय को, लेकिन हम यहाँ पर इसको अवश्य अध्ययन जरूर करेंगे। वे उपसर्ग कहते किसी आप पढ़कर भी पीछे आए हो, लर्न होगा आपको। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पूर्व जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी अर्थ, यानी उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में थोड़ा आंशिक परिवर्तन ला देते हैं। तो पाठ में हमने बेसुध शब्द का प्रयोग हुआ पढ़ा था, जो बच्चा था मादी का वो बेसुध हो गया था ना बच्चों। तो यानी कि बे मतलब बिना, शुद्ध कहते हैं होश, यानी बिना होश के, यानी बेहोश भी कह सकते हैं और बेसुध भी कह सकते हैं। बेहोश इसी प्रकार का शब्द है बच्चों, यानी होश के बिना या होश में ना होना, ऐसा कह सकते हैं। बेसुध यानी शुद्ध में ना होना, चेतना में ना होना, ऐसा कह सकते हैं। तो जिसका अर्थ होता है बेहोश, यानी जो होश में न हो। यहाँ बेहोश सब अर्थ निकलता है इसका। बेसुध मतलब बेहोश, यानी जो होश में न हो। तो यहाँ बे उपसर्ग है जिसका प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई भी उपसर्ग जो पहले लगाया जाता है तो उसका अर्थ लिए हुए होते हैं वो, और वो इस प्रकार जो सार्थक शब्दों से युक्त ऐसे जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसे हम अच्छी गहराई से पढ़ेंगे आगे। फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में बच्चों देखेंगे आप कि बे प्लस मतलब, यानी बे मतलब जिसका अर्थ निकलता है बिना मतलब के। तो इस प्रकार से आप 5 शब्द बनाएंगे बे उपसर्ग के साथ उचित मूल शब्द जोड़कर 5 प्रकार के ऐसे नए शब्द बनाएंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे। तो जिस तरह बे मतलब तो माना बे प्लस मतलब, बे मतलब बिना मतलब के, तो इस तरह से कुछ शब्द मैंने भी आपको यहाँ पर दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से
लर्न करेंगे और अपने नोटबुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर आप इस तरह से इनको भर लेना। बाकी कार्य आप जो देख रहे हो ऊपर जहाँ पर भी ब्लैंक्स थे सारे के सारे आप बुक के अंदर ही भर लेंगे। और जो मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताई है वो परिभाषा आप जो देश शब्द की, विदेश शब्द की और संकर शब्द की, तो ये आप अपनी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें कर लेंगे बच्चों, ठीक है। उपसर्ग है ये आप बुक के अंदर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, विस्तृत हम अपने ग्रामर के कार्य के रूप में करेंगे। और जो मैंने 5 शब्द दे रखे हैं ये आप अपनी बुक के अंदर, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बुक के अंदर दे रखे हैं, तो आपकी बारीक पेंसिल से छोटे छोटे शब्दों के रूप में, तो यहाँ आप बॉल पेन का यूज नहीं करोगे बच्चों, तो इंक वाला जो पेन होता है वो आप बुक के अंदर यूज नहीं करेंगे। याद रखना बच्चों कि आप अपनी जो आपकी बुक है इस बुक के अंदर, यानी कोई सा भी मान लो पेज हो, यानी पूरी बुक की बात कर रहा हूँ कि अपनी जो हिंदी की यानी फर्स्ट और सेकंड जो आपकी बुक है, पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर आप कहीं भी बॉल पेन का यूज नहीं करेंगे, यानी इंक वाले जो पेन होता है उसका प्रयोग नहीं लाएंगे। आप अपनी पेंसिल, जो आपकी पेंसिल होती है लकड़ी वाली पेंसिल, इसका प्रयोग करेंगे आप, याद रखना बच्चों। तो आज हम वर्क यहाँ तक करते हैं, आगे रचनात्मक आपकी जो अभिव्यक्ति है इसको हम नेक्स्ट कल करेंगे बच्चों। आज हम अपना वर्क यहाँ तक करेंगे, कल हम आगे इसको पूरा करते हुए नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। जय हिंद।